बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मोल एंड एवोगैड्रोस नंबर के लास्ट 2 पार्ट्स में हमने मोल और एवोगैड्रोस नंबर के कंसेप्ट को डिटेल से एक्सप्लेन किया, उसकी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। आज की इस वीडियो में हम मोल एंड एवोगैड्रोस नंबर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, जो आपकी बुक में एग्जांपल्स हैं और न्यूमेरिकल्स हैं, उन्हीं कंसेप्ट्स को यूज़ करते हुए इनको सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको मोल की ओल्ड डेफिनेशन बता दी थी कि मोल को कैसे डिफ़ाइन किया गया एटम के लिए, मॉलिक्यूल के लिए, आयन के लिए, लेकिन मॉडर्न डेफिनेशन बताना मैं भूल गया, तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख दी है। मोल की जो मॉडर्न डेफिनेशन है इसको आप नोट कर लें, ये डेफिनेशन आपने याद भी करनी है। मास ऑफ ए सबस्टेंस विच कंटेन एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल, किसी भी सबस्टेंस का वो मास जिसमें एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल यानी कि 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स हों, उस मास को हम 1 मोल कहते हैं। जिस तरह कार्बन के 12 ग्राम है तो 12 ग्राम में इतने पार्टिकल्स होते हैं, इतने कार्बन एटम्स होते हैं, तो वो कार्बन का 1 मोल हो जाएगा। इस तरह से वाटर के 18 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं तो वो वाटर का 1 मोल हो जाएगा। बताने का तरीका डिफरेंट हो गया, चीज़ वही है जो हमने ओल्ड डेफिनेशन में पढ़ी थी, वही चीज़ है, लेकिन इसको एक्सप्लेन करने का तरीका जो है, इसको डिफ़ाइन करने का तरीका चेंज हो गया। तो ये डेफिनेशन आपने देख लेनी है। एग्जाम्पल नंबर 8, पहले आपने इसकी स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है, उसको समझना है, उसकी आउटलाइन बनानी है, फिर इसको सॉल्व करना शुरू करना है। एग्जाम्पल नंबर 8 में वो कहता है फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 10 ग्राम ऑफ आइस, यानी आइस का मास दे रखा है 10 ग्राम, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने हैं। फिर वो पूछता है आल्सो फाइंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, हाइड्रोजन के एटम्स भी बताने हैं। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ऑक्सीजन के एटम्स भी बताने हैं। टोटल एटम्स, टोटल कितने एटम्स होंगे वो भी बताने हैं। एंड टोटल कोवलेंट बॉन्ड्स, और टोटल कोवलेंट बॉन्ड्स भी बताने हैं। उसने सिर्फ हमें क्या दे रखा है, उसने आइस का मास दे रखा है। पहली बात तो इसमें ये कि जो वाटर का फार्मूला होता है वही आइस का फार्मूला होगा, H2O। अब अगर किसी भी तरीके से हमें ये पता चल जाए कि हमारे पास आइस के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, तो इन चीज़ों को कैलकुलेट करना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। लेकिन हमें क्या पता होना चाहिए, हमें आइस के मॉलिक्यूल्स पता होने चाहिए, हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं। आइस का फार्मूला, वाटर का फार्मूला क्या होता है, H2O वाटर का फार्मूला। अब ये जो मैं आपको बातें बताने लगा हूँ, चांद देखिए, आपने गौर से इनको सुनना है। इसका अगर हम स्ट्रक्चर लिखें तो कुछ यूँ होता है वाटर का, H2O। ये एक मॉलिक्यूल है वाटर का, जो मैंने आपके सामने लिखा है, एक मॉलिक्यूल। इस एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम है और 1 ऑक्सीजन का एटम है। ये तो हमें यहाँ से नज़र आ रहा है कि 2 हाइड्रोजन के एटम है, 1 ऑक्सीजन का एटम है। एक मॉलिक्यूल में हमें पता है कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होता है। तो अगर हमें वाटर के मॉलिक्यूल मिल जाएं, सपोज़ वो हमसे पूछ लेता है कि 100 मॉलिक्यूल्स में बताओ कितने हाइड्रोजन के एटम होंगे, कितने ऑक्सीजन के होंगे, तो एक का तो हमें पता है। हम सिंपली क्या करेंगे, 100 मल्टीप्लाइड बाय 2 हमारे पास हाइड्रोजन के एटम आ जाएंगे। इस तरह से 100 मल्टीप्लाइड बाय 1 हमारे पास ऑक्सीजन के एटम आ जाएंगे, क्योंकि हमें एक मॉलिक्यूल का पता है कि एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है। उसकी मदद से हम कितने भी मॉलिक्यूल्स हों हमारे पास, उनमें इजीली बता सकते हैं कितने हाइड्रोजन और कितने ऑक्सीजन होंगे। दूसरी बात, ये जो शुरू पे मैंने 1 लिखा हुआ है, इसको आप एज ए मोल भी कंसिडर कर सकते हो, इसको एज ए मॉलिक्यूल भी। ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर तो हमें यहाँ पे मोल्स चाहिए तो हम कह देंगे ये 1 मोल ऑफ वाटर है। अगर हमें मॉलिक्यूल्स चाहिए तो इसी को हम कह लेंगे ये 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है। शुरू पे ये जो कोफिशिएंट लिखा होता है, ये कोफिशिएंट, इसको हम एज ए मॉलिक्यूल भी कंसिडर कर सकते हैं, एज ए मोल भी कंसिडर कर सकते हैं। अगर मैं इसको कहूँ 1 मोल ऑफ वाटर का 1 मोल है, तो इसमें 2 मोल हाइड्रोजन होंगे और 1 मोल ऑक्सीजन होगा। फिर इन एटम्स के भी मोल्स बन जाएंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ 1 वाटर का मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन के एटम होंगे, 1 ऑक्सीजन का एटम।
अगर मैं कहूँ 1 मोल वाटर है तो 1 मोल वाटर में 2 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन। इस कोफिशिएंट को हम एज ए मॉलिक्यूल भी ले सकते हैं, एज ए मोल भी ले सकते हैं। डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर कि हमें चाहिए क्या, हम सॉल्व क्या करना चाहते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि एक वाटर के मॉलिक्यूल का हमें पता है कि इसमें 2 हाइड्रोजन होते हैं, 1 ऑक्सीजन होता है। अगर हमें वाटर के मॉलिक्यूल पता चल जाए, आइस के मॉलिक्यूल पता चल जाए 10 ग्राम में कितने होते हैं, तो ये सारा कुछ हम इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं, इजीली बता सकते हैं। तो एवोगैड्रोस नंबर क्या है? वो यही है, एवोगैड्रोस नंबर हमें यही बताता है कि आपको मास दिया हुआ है किसी भी सब्सटेंस का, तो आप उससे इजीली उसके पार्टिकल्स बना सकते हैं। जैसे आइस का मास या वाटर का मास दिया हुआ है तो आप इससे आइस के मॉलिक्यूल्स बना सकते हो, मॉलिक्यूल्स ऑफ आइस। इसी मास को हमने मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर लेना। क्या फार्मूला होता है? गिवन मास 10 ग्राम, मोलर मास वाटर का या आइस का कितना होता है 18 ग्राम, मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। अब 2 तरीके हैं। नॉर्मली पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास मोल्स आ जाएंगे, या इकट्ठा सॉल्व कर लो, 10 को 18 से डिवाइड करो और उसे उसी में स्टेप में एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। या इस हिस्से को अलग सॉल्व करके यहाँ पे आंसर लिखो मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर, फिर मल्टीप्लाई करो, फिर आंसर लिखो। तो आपकी मर्ज़ी है, जैसे आप मर्ज़ी सॉल्व कर लो। मॉलिक्यूल्स ऑफ आइस हमारे पास यहाँ से आ जाएंगे 3.31 10⁻23। ये हमारे पास आ गए आइस के मॉलिक्यूल्स या वाटर के मॉलिक्यूल्स। ये हमारा हिस्सा सॉल्व हो गया। अब हमारे पास जब मॉलिक्यूल्स आ गए तो अब इजी है, अब हम इन मॉलिक्यूल्स की मदद से इजीली बता सकते हैं कि इन मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने हाइड्रोजन एटम है, कितने ऑक्सीजन एटम है, कितने कोवलेंट बॉन्ड है। सिर्फ हमने कंपैरिजन करते जाना है। एक साइड पे लिख लो वाटर मॉलिक्यूल्स और इसको कंपेयर कर लो पहले हाइड्रोजन एटम्स के साथ। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि एक वाटर का मॉलिक्यूल हो तो 2 हाइड्रोजन के एटम होते हैं। यहाँ पे लिख लो, एक वाटर का मॉलिक्यूल हो तो 2 हाइड्रोजन के एटम होते हैं। अगर इतने वाटर के या आइस के मॉलिक्यूल्स हों तो 3.31 10⁻23। इतने मॉलिक्यूल्स हों तो 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास 3.31 10⁻23 हमारे पास हाइड्रोजन के एटम्स आ जाएंगे। ये बन जाएगा 6.62 10⁻23। ये हमारे पास क्या आ गया? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। यानी इतने आइस के मॉलिक्यूल्स हों, इतने वाटर के मॉलिक्यूल्स हों तो उसमें इतने हाइड्रोजन के एटम होंगे। अब हम निकाल लेते हैं ऑक्सीजन के एटम। सेम यही तरीका है, कंपेयर करो वाटर मॉलिक्यूल्स, इसको कंपेयर करना है ऑक्सीजन एटम्स के साथ। वाटर मॉलिक्यूल्स को कंपेयर करना है ऑक्सीजन एटम्स के साथ। एक वाटर का मॉलिक्यूल हो तो 1 ऑक्सीजन का एटम, वो उधर लिखा हुआ है। अगर वाटर के इतने मॉलिक्यूल हो 3.31 10⁻23 तो इतने ही उसमें ऑक्सीजन के एटम होंगे, क्योंकि 1 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही आंसर आएगा 3.31 10⁻23। ये हमारे पास आ गए ऑक्सीजन के एटम्स। ये वाला हिस्सा भी सॉल्व हो गया, ये वाला हिस्सा भी सॉल्व हो गया। अब हमने निकालने हैं टोटल एटम्स। तो टोटल एटम निकालने के लिए 2 तरीके हैं। सिंपल तरीका तो ये है कि ये जो हमने निकाले हैं नंबर ऑफ एटम्स, इनको आपस में ऐड कर दो। टोटल एटम्स निकालने के लिए, टोटल एटम्स इनको फाइंड करने के लिए एटम्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, इनको ऐड कर दो। जब इनको ऐड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 9.93 10⁻23। ये टोटल एटम्स आ जाएंगे। ये सिंपल तरीका है। इस तरीके से आप टोटल एटम्स इन दोनों को ऐड कर दो, हाइड्रोजन के एटम्स को और ऑक्सीजन के एटम को। या एक और तरीका है इसको फाइंड करने का, वो भी कई बुक्स में लिखा हुआ है। वो क्या है? वाटर मॉलिक्यूल्स कंपेयर करो इसको टोटल एटम्स के साथ, टोटल एटम्स के साथ। अब देखो, एक वाटर का मॉलिक्यूल, उसमें टोटल 3 एटम्स हैं, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स हैं।
इतने मॉलिक्यूल्स में कितने एटम होंगे? 3.31 10⁻23। इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो 3.31 10⁻23, तो वो ही आंसर आएगा 9.93 10⁻23। ये हमारे पास टोटल एटम्स आ जाएंगे। इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो आप, इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। और लास्ट में हमने बताने हैं टोटल कोवलेंट बॉन्ड्स। तो तरीका वो ये, कंपेयर कर लो वाटर मॉलिक्यूल्स कंपेयर करो इसको कोवलेंट बॉन्ड्स के साथ। यानी एक वाटर के मॉलिक्यूल में कितने कोवलेंट बॉन्ड होते हैं? ये जो लाइनें आपको लगी हुई नज़र आ रही हैं ये कोवलेंट बॉन्ड है। एक वाटर के मॉलिक्यूल में 2 कोवलेंट बॉन्ड, एक मॉलिक्यूल 2 कोवलेंट बॉन्ड। इतने मॉलिक्यूल्स होंगे तो कितने कोवलेंट बॉन्ड? मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल आंसर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.31 10⁻23। ये आ जाएगा 6.62 10⁻23। ये टोटल कोवलेंट बॉन्ड्स आ जाएंगे। कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। जब आप नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकाल लोगे तो इस तरह कंपेयर करते जाओ और हाइड्रोजन के एटम बता दो, ऑक्सीजन के टोटल एटम बता दो और टोटल कोवलेंट बॉन्ड्स बता दो। एग्जाम्पल नंबर 9 स्टेटमेंट देखिए इसकी। 10 ग्राम ऑफ H3PO4 हैज़ बीन डिज़ोल्व्ड इन एक्सेस ऑफ वाटर टू डिसोसिएट इट कम्प्लीटली इनटू आयंस। वो कहता है कि फास्फोरिक एसिड का इतना मास है, इसे हम वाटर में डालते हैं तो ये कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। कंप्लीट डिसोसिएशन का मतलब है कि अगर हम 100 मॉलिक्यूल डाल रहे हैं वाटर के अंदर तो वो 100 के 100 मॉलिक्यूल आयोनाइज हो जा रहे हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस उसके अलग हो रहे हैं। इसका मतलब होता है कंप्लीट डिसोसिएशन होना। अब इसमें पूछता क्या है? नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, पहले नंबर पे तो हमने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स बताने हैं 10 ग्राम में कितने होते हैं। नंबर ऑफ़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस इन केस ऑफ कंप्लीट डिसोसिएशन। जब ये इसको वाटर में डालेंगे ये कंप्लीटली डिसोसिएट होगा तो 10 ग्राम कितने पॉजिटिव आयंस बनाएगा, कितने नेगेटिव आयंस बनाएगा, वो हमने बताने हैं। मासेस ऑफ इंडिविजुअल आयंस, हर आयन का यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का हमने मास बताना है। नंबर ऑफ़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स्ड इन सोल्यूशन, जब ये टूटता है वाटर के अंदर डिसोसिएट होता है तो कितने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बनाता है वो भी हमने बताना है। तो ये इसकी स्टेटमेंट है, ये इसकी आउटलाइन है। तरीकाकार वही है, हमें नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स पहले मालूम होने चाहिए। अगर मॉलिक्यूल्स मालूम नहीं होंगे तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो हमने 10 ग्राम में इसके कितने मॉलिक्यूल्स होंगे वो हमने पहले बना लेने हैं। तो इसका मोलर मास H3PO4 का वो आपको बनाना आना चाहिए। अगर आपको मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास नहीं बनाना आता तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है कैसे इसको बनाते हैं, और उस वीडियो में मैंने ये भी बताया है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। वो प्ले लिस्ट में जाके आप चैप्टर नंबर 1 के अंदर उसको देख सकते हैं। तो इसका जब हम मॉलिक्यूलर मास बनाएंगे, 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन का 3 ही होगा, एक फॉस्फोरस का 31 और 4 ऑक्सीजन है तो 16 मल्टीप्लाइड बाय 4 ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 98। ये इसका मोलर मास बन जाएगा। अलग से मैंने इसको नहीं बनाया ताकि जगह जो है वो बची रहे। तो 98 इसका मोलर मास बनेगा या मॉलिक्यूलर मास बनेगा फास्फोरिक एसिड का। तो मॉलिक्यूल्स बना लो इसके पहले, मॉलिक्यूल्स ऑफ H3PO4 कितना मास दिया हुआ है 10, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास 98 मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर 6.02 10⁻23। इसको सॉल्व कर लो। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा 6.14 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻22। इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं। अगर 10⁻23 में लिखना है वो भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपके जहन में। वो बनेगा 0.614 10⁻23। अगर पावर आप 22 नहीं करना चाहते तो ना करें, इसको 23 में रहने दें, लेकिन अगर आप 22 करना चाहते हैं तो कर लें। तो ये दोनों बनेंगे, ये 22 पावर के साथ और ये 23 पावर के साथ। इतने मॉलिक्यूल्स हमने निकाल लिए, इतने मॉलिक्यूल्स आ गए।
अब हमने बताना है कि जब ये कम्प्लीटली डिसोसिएट होते हैं, इतने मॉलिक्यूल्स जब कम्प्लीटली डिसोसिएट होते हैं तो कितने पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बनते हैं। उसके लिए पहले हमें इसकी डिसोसिएशन इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। H3PO4 जब इसको वाटर में हम डिज़ोल्व करते हैं तो ये H अलग हो जाता है, 3H पॉजिटिव, 3H पॉजिटिव आयंस बनते हैं और एक PO4 नेगेटिव 3 आयन बनता है। इसको फॉस्फेट आयन कहते हैं। तो इस तरह से इसकी डिसोसिएशन होती है। अब वो पूछता है कि जब इतने मॉलिक्यूल्स वाटर में डिसोसिएट होते हैं तो कितने पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बनेंगे। एक मॉलिक्यूल से हमें नज़र आ रहा है, एक मॉलिक्यूल से 3 पॉजिटिव आयंस बन रहे हैं और एक ये नेगेटिव आयन बन रहा है फॉस्फेट आयन। तो एक मॉलिक्यूल का तो हमें पता है, इतने मॉलिक्यूल्स का हमने बताना है। बहुत ईजी है, कंपेयर कर लो। एक साइड पे लिख लो H3PO4, इसके मॉलिक्यूल्स ले लो एक साइड पे और इसको कंपेयर कर लो पहले H पॉजिटिव आयन यानी पॉजिटिव आयंस के साथ। देखो एक मॉलिक्यूल को जब हम डिसोसिएट करवाते हैं, एक मॉलिक्यूल को 3 पॉजिटिव आयंस बनते हैं। जब इतने मॉलिक्यूल्स को डिसोसिएट करवाएंगे, कोई सी भी वैल्यू ले लो, हम ये वाली ले लेते हैं 22 वाली, 6.14 10⁻²2। इतने मॉलिक्यूल्स को डिसोसिएट करवाएंगे तो 3 को मल्टीप्लाई कर दो, 3 मल्टीप्लाइड बाय 6.14 10⁻²22। इसका आंसर निकाल लो। इसका आंसर बनेगा 1.842 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23। अगेन ये पावर 23 में आ रही है। आप चाहो तो इसको 22 में भी लिख सकते हो। अगर 22 में लिखोगे तो ये बनेगा 18.42 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻22। इसको लेके आपने कंफ्यूज नहीं होना। पावर आप 22 भी लिख सकते हो, 23 भी लिख सकते हो, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, दोनों में से कोई सा भी आप लिख सकते हो। इसके बाद हमने क्या मालूम करने हैं, पॉजिटिव आयंस आ गए, नेगेटिव आयंस अगेन कंपेयर कर लो। H3PO4 अब किसके साथ नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन कौन सा है, फॉस्फेट, ये नेगेटिव आयन है, इसके साथ कंपेयर कर लो। एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट होता है तो एक नेगेटिव आयन बनता है, एक मॉलिक्यूल एक नेगेटिव आयन। जब इतने मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट होंगे 6.14 10⁻22 तो इतने ही नेगेटिव आयन बनेंगे, 6.14 10⁻22। ये हमारे पास आ गए नेगेटिव आयन। 2 हिस्से सॉल्व हो गए, मॉलिक्यूल्स निकाल लिए, नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस हमने निकाल लिए। अब हमने निकालना है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मास ऑफ इंडिविजुअल आयंस। पॉजिटिव आयन का कितना मास होगा और नेगेटिव आयन का कितना मास होगा वो हमने फाइंड करना है। हमारे पास टोटल पॉजिटिव आयंस भी मौजूद हैं और टोटल नेगेटिव आयंस भी मौजूद हैं, जो अभी हमने निकाले हैं। पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस दोनों मौजूद हैं। तो फार्मूला एवोगैड्रोस नंबर वाला यूज़ होगा। यहाँ पे लिखो नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस यानी H पॉजिटिव आयंस, यहाँ पे आ जाएगा मास ऑफ पॉजिटिव आयन, यही फार्मूला है एवोगैड्रोस नंबर का, ओवर उसी पॉजिटिव आयन का मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर, यही फार्मूला हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ से हमने मास बनाना है। नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस हमारे पास है 18.42 10⁻22। मास हमने बनाना है, मास ऑफ पॉजिटिव आयंस ये हमने बनाना है ओवर पॉजिटिव आयन है कौन सा, H पॉजिटिव। H का मास कितना होता है, हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1.008, ये इसका मोलर मास। एवोगैड्रोस नंबर 6.02 10⁻23। ले जी, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, ये मल्टीप्लाई ये डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा मास ऑफ पॉजिटिव आयंस, मास ऑफ पॉजिटिव आयंस 18.42 10⁻22 मल्टीप्लाइड 1.008 डिवाइडेड बाय 6.02 10⁻23। इसको सॉल्व कर लो कैलकुलेटर की मदद से तो ये आपके पास मास निकल के आ जाएगा 0.308 ग्राम, 0.308 ग्राम। ये पॉजिटिव आयन का मास आ गया।
इसी तरह से अब नेगेटिव आयन का हमने मास निकालना है, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस, मास ऑफ नेगेटिव आयन ओवर मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस कितने हैं, 6.14 10⁻²2। मास ऑफ नेगेटिव आयन हमने मालूम करना है, मास ऑफ नेगेटिव आयन हमने मालूम करना है। मोलर मास नेगेटिव आयन का यहाँ से बना लो, फॉस्फेट आयन, फॉस्फेट 31 होता है, ऑक्सीजन 64, तो 31 और 64 ये 95 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 6.02 10⁻23। अगेन इसको भी सॉल्व कर लो, मास ऑफ नेगेटिव आयंस इज इक्वल टू 95 मल्टीप्लाई 6.14 10⁻22 मल्टीप्लाइड बाय 95 ओवर 6.02 10⁻23। ये डिवाइड हो जाएगा, इसको सॉल्व करो, ये बन जाएगा 9.689 ग्राम। अब देखो आपने पड़ताल करनी है कि ये आपका आंसर ठीक आया है या नहीं आया। इन दोनों आयंस के मास को ऐड कर दो, अगर तो ऐड करने से ये 10 ग्राम बनता है, अगर तो ये ऐड करने से 10 ग्राम बनता है, इसका मतलब आपने ठीक कैलकुलेट किया है, क्योंकि टोटल मास तो 10 ग्राम ही दिया हुआ है। उस 10 ग्राम के अंदर जो पॉजिटिव आयन है, यानी जो H पॉजिटिव आयन है और जो नेगेटिव आयन है, इनके मास को जोड़ेंगे तो 10 ग्राम बनेगा ना। तो पॉजिटिव आयन का मास ये आ गया, नेगेटिव आयन का मास ये आ गया, दोनों के मास को जोड़ दो, अगर 10 ग्राम बनता है तो इसका मतलब है कि आपने मास ठीक कैलकुलेट किए हैं। तो ये इस तरह से हम मासेस को फाइंड आउट करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के। और लास्ट में हमने नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस बताने हैं। तो ये याद रखना है कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल में जितने पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उतने ही नेगेटिव होते हैं, नंबर ऑफ चार्जेस इक्वल होते हैं। अभी कैलकुलेट करके मैं आपको बता देता हूँ। अगेन कंपेयर कर लो, H3PO4 पॉजिटिव चार्ज के साथ पहले कंपेयर कर लो, फिर नेगेटिव के साथ करते हैं। देखो एक मॉलिक्यूल जब डिसोसिएट होता है, एक मॉलिक्यूल जब डिसोसिएट होता है तो 3 पॉजिटिव चार्जेस बनते हैं। 3 H पॉजिटिव है ना, इस तरह से इसको अलग अलग लिख लो। तो कितने पॉजिटिव चार्जेस बनेंगे, 1 2 3। एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट होने से 3 पॉजिटिव चार्जेस, तो जब इतने मॉलिक्यूल डिसोसिएट होंगे 0.614 या ऊपर वाली वैल्यू ले लो 6.14 10⁻22। इतने मॉलिक्यूल जब डिसोसिएट होंगे तो 3 को मल्टीप्लाई कर दो 6.14 10⁻22 के साथ, ये हमारे पास आ जाएंगे पॉजिटिव चार्जेस। इस तरह से नेगेटिव चार्जेस निकाल लें तो H3PO4 को कंपेयर कर लो नेगेटिव चार्जेस के साथ। नेगेटिव चार्जेस, देखो एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहा है तो 3 नेगेटिव चार्जेस बन रहे हैं। आयन तो एक ही बन रहा है, लेकिन उस आयन के ऊपर चार्ज कितना है, -3, यानी 3 नेगेटिव चार्जेस बन रहे हैं। तो एक मॉलिक्यूल जब डिसोसिएट होता है 3 नेगेटिव चार्जेस बनते हैं। इतने मॉलिक्यूल्स जब डिसोसिएट होंगे तो क्या होगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 6.14 10⁻22। अब ये देखो इन दोनों का आंसर सेम आएगा, क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल के अंदर जितने पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एग्जांपल है और बहुत ही आसान भी है। मॉलिक्यूल्स निकालो, मॉलिक्यूल्स के बाद पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस निकालो। जो हमने पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस निकाले हैं उन्हीं की मदद से उसका मास बना लो। जब मास बन जाए तो एंड पे हमने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बता देने हैं, ये इक्वल होते हैं। इसकी आपने पड़ताल करनी है मास की, तो दोनों मासेस को ऐड कर दो। अगर तो शुरू वाला जो मास हमें दिया हुआ है वो बनता है तो इसका मतलब आपने मासेस जो है वो ठीक कैलकुलेट किए हैं। उम्मीद है इस एग्जाम्पल की समझ आपको आ गई होगी। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का ए और बी पार्ट। अब इसमें याद रखना है कि मोल और एवोगैड्रो नंबर से रिलेटेड मिक्स्ड क्वेश्चन है, तो ये आपने खुद अपने जहन से सोच के सॉल्व करना है कि ये क्वेश्चन मोल वाले फार्मूला से सॉल्व होगा या एवोगैड्रोस नंबर वाले फार्मूला से। तो ये मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं। दूसरा मैंने सॉल्व करके पहले से लिखे हुए हैं ताकि टाइम की बचत हो। सिर्फ मैं आपको यहाँ से समझाऊंगा कि उसने पूछा क्या है और उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे।
क्वेश्चन है उसका कि कैलकुलेट द फॉलोइंग, इनको हमने कैलकुलेट करना है। पहला क्वेश्चन है मास ऑफ KMnO4 इन 2.74 मोल्स ऑफ KMnO4, यानी KMnO4 के मोल्स दे रखे हैं और उसका हमने मास बनाना है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये मिक्स्ड क्वेश्चन है, मोल और एवोगैड्रो, तो आपने देखना है कि आप मोल वाला फार्मूला अप्लाई करके सॉल्व करेंगे या एवोगैड्रोस। क्योंकि उसने मोल्स दे रखे हैं तो इसका मतलब मोल से हमने मास पे जाना है, मोल से हमने मास बनाना है, तो मोल्स वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। मोल्स का फार्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास गिवन ओवर मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 मास गिवन ओवर मोलर मास यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है इसका। पोटेशियम का 39 होता है, मैंगनीज का 55 होता है, 4 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 को 4 से मल्टीप्लाई करो 64, ये हो जाएगा 158 ग्राम पर मोल इसके यूनिट होते हैं। मोल्स ऑफ KMnO4 मास ऑफ KMnO4 ओवर मोलर मास, ये मोल्स का जो फार्मूला हम अप्लाई करते हैं, तो ये हमने मालूम करना है मास। ये उसने दे रखे हैं मोल्स, कितने मोल्स दे रखे हैं 2.74, मास हमने मालूम करना है। मोलर मास कितना निकाला 158, यहाँ पे मोलर मास लिख लो। मोलर मास को उस साइड पे ले जाओ, इधर डिवाइड है उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.74 मल्टीप्लाइड बाय 158 इज़ इक्वल टू मास ऑफ KMnO4। हमारे पास मास आ जाएगा KMnO4 का। ये मोल से पर मोल कैंसिल हो जाएगा, बाकी ग्राम में आंसर आ जाएगा। आपने कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लेना है। डायरेक्ट आप यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आपको ये फार्मूला आता है मास ऑफ KMnO4 इज़ इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास, ये फार्मूला भी है, लेकिन मैंने कन्फ्यूजन कम करने के लिए डायरेक्ट मोल्स वाला फार्मूला लिख दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे मोल्स पुट करो, यहाँ पे मोलर मास पुट करो, इसको उस साइड पे ले जाओ, तो हमारे पास मास आ जाएगा KMnO4 का। सेकंड क्वेश्चन है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम हमने फाइंड करने हैं इन 9 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट। अब पूरे एक उसने कंपाउंड का मास दे रखा है। कंपाउंड क्या है? मैग्नीशियम नाइट्रेट है। वो कहता है 9 ग्राम मैग्नीशियम नाइट्रेट में ऑक्सीजन के मोल्स बताओ। 9 ग्राम मैग्नीशियम नाइट्रेट में ऑक्सीजन के मोल्स बताओ। देखो मैग्नीशियम नाइट्रेट का फार्मूला क्या है? MgNO3 की ट्वाइस। अगर 1 मोल हो मैग्नीशियम नाइट्रेट का, 1 मोल, तो इसके अंदर ऑक्सीजन के 6 मोल होंगे। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने हो जाएंगे 6। 1 मोल मैग्नीशियम नाइट्रेट हो तो उसमें 6 मोल ऑक्सीजन के हैं। अगर हमें किसी तरीके से ये पता चल जाए कि 9 ग्राम में मैग्नीशियम नाइट्रेट के मोल्स कितने होते हैं, अगर हमें मोल्स पता चल जाए, क्योंकि मास पूरे कंपाउंड का दे रखा है तो मोल्स भी ज़ाहिर बात है पूरे कंपाउंड के बनेंगे। अगर 9 ग्राम मैग्नीशियम नाइट्रेट के हम मोल्स निकाल लें तो फिर हम इजीली बता सकते हैं कि उतने मोल्स में कितने ऑक्सीजन के मोल होंगे, क्योंकि एक का तो हमें पता है कि 1 मोल में इतने ऑक्सीजन के मोल हैं। तो 9 ग्राम मैग्नीशियम नाइट्रेट का पहले मोल्स बना लो। इसका मोलर मास पहले कैलकुलेट करो कितना बनता है। मैग्नीशियम 24, नाइट्रोजन के 2 एटम है तो 28, ऑक्सीजन के 5 एटम है तो 80, ऐड करोगे तो 148 ग्राम पर मोल इसका मोलर मास बन जाएगा। मोल्स निकाल लो गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है 9 और मोलर मास कितना है 148। डिवाइड करो, ये ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, बाकी आ जाएंगे 0.06 मोल्स। ये इसके मोल्स आए हैं पूरे कंपाउंड के। हमने किसके बताने हैं? सिर्फ ऑक्सीजन के मोल्स बताने हैं। तो इस पूरे कंपाउंड के इतने मोल हैं, पूरे मॉलिक्यूल के इतने मोल हैं, इतने मोल्स में सिर्फ ऑक्सीजन के कितने मोल्स होंगे? कंपेयर कर लो। मैग्नीशियम नाइट्रेट इसको कंपेयर कर लो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे मैंने आपको बताया इसका 1 मोल हो तो इसके अंदर ऑक्सीजन के कितने हैं? 3 और 2 6, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैग्नीशियम नाइट्रेट के इतने मोल्स हों 0.06 तो कितने होंगे ऑक्सीजन के? 6 को मल्टीप्लाई कर दो, 6 मल्टीप्लाइड बाय 0.06, ये आ जाएगा 0.36 मोल्स। ये आंसर आएगा, इतने ऑक्सीजन के मोल्स होंगे। तो इस बात को अच्छे से जहन में बिठा के रखना है। जब एक पूरे कंपाउंड का मास दिया हुआ है और सिर्फ 1 एटम के मोल पूछे हैं तो पहले आप इस पूरे कंपाउंड के मोल बनाओगे, पूरे मॉलिक्यूल के मोल बनाओगे,
फिर उतने मोल्स में बताओगे कि उस एटम के कितने मोल्स होंगे, क्योंकि एक मोल का तो हमें पता है कि एक मोल में ऑक्सीजन के 6 हैं, इतने मोल्स में कितने होंगे। तो इस तरीके से आप इजीली इसको कैलकुलेट करके बता सकते हो। सी पार्ट कहता है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हमने फाइंड करने हैं। मास उसने दे रखा है उस पूरे कंपाउंड का CuSO4 5H2O कॉपर सल्फेट, ये हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है, साथ वाटर के 5 मॉलिक्यूल लगे हुए हैं। अब आप देखो नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन एटम्स फाइंड करने हैं, यानी हमने पार्टिकल्स फाइंड करने हैं। और जब भी पार्टिकल्स हम फाइंड करेंगे तो ज़ाहिर बात है हम एवोगैड्रोस नंबर की तरफ जाएंगे, एवोगैड्रोस वालों फार्मूलों को यूज़ करते हुए हम पार्टिकल्स फाइंड करेंगे। तो उसने सिर्फ ऑक्सीजन के एटम हमसे पूछे हैं और जो मास दे रखा है वो पूरे इस कंपाउंड का मास दे रखा है, पूरे फार्मूला का मास दे रखा है CuSO4 5H2O। अगर हमारे पास इसका एक मॉलिक्यूल हो, कॉपर सल्फेट हाइड्रेटेड का एक मॉलिक्यूल हो, तो एक मॉलिक्यूल में 4 ये ऑक्सीजन और 5 ये ऑक्सीजन, ये टोटल 9 ऑक्सीजन बनते हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर। लेकिन अगर हमें कहीं से पता चल जाए कि इतने ग्राम के अंदर कितने मॉलिक्यूल होंगे तो हम इजीली बता सकते हैं, क्योंकि एक मॉलिक्यूल का तो हमें पता है कि इसमें 9 ऑक्सीजन है। तो इतने ग्राम के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे कॉपर सल्फेट के, उतने मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने ऑक्सीजन के एटम है वो हमने फाइंड करने हैं। तो सिंपल सी बात है, पहले इतने मास को मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर लो, पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर लो या फार्मूला यूनिट्स में कन्वर्ट कर लो। एक चूँकि ये एक आयनिक कंपाउंड है तो इसके लिए हम फार्मूला यूनिट लिखते हैं। पार्टिकल्स ऑफ कॉपर सल्फेट मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, यही हमारे पास पार्टिकल कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है। कितना मास है 10.37 मोलर मास, आप इसका यहाँ से बना लेना, इसके फार्मूला से ये बनेगा 249.5 ग्राम पर मोल। एवोगैड्रोज नंबर से मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो तो ये हमारे पास आ जाएंगे इसके फार्मूला यूनिट्स या मॉलिक्यूल्स, जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहें। ये आ गए हमारे पास इसके फार्मूला यूनिट्स या मॉलिक्यूल्स, किसके, कॉपर सल्फेट के। इसका मतलब इतना मास हो अगर तो इतने मास के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब हमने बताना है इतने मॉलिक्यूल्स में कितने ऑक्सीजन के एटम होंगे। तो सिंपल है, एक मॉलिक्यूल का हमें पता है, कंपेयर कर लो कॉपर सल्फेट 5 हाइड्रेटेड, इसको कंपेयर कर लो ऑक्सीजन एटम्स के साथ। तो अगर तो एक इसका फार्मूला यूनिट है तो 9 ऑक्सीजन के एटम है। अगर इतने फार्मूला यूनिट्स हैं 2.4 10⁻22 तो कितने फार्मूला यूनिट्स होंगे, 9 मल्टीप्लाइड बाय 2.4 10⁻22। सॉल्व करो तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करने का एक और तरीका भी है, वो मोल वाले रास्ते से होकर जाता है, लेकिन वो लेंथी है, डिफ़िकल्ट है, और डिफ़िकल्ट तरीके की तरफ हम नहीं जाएंगे। हम वही तरीका अडॉप्ट करेंगे जो आसान है। तो आसान तरीका यही है, इतने के पहले मॉलिक्यूल्स बना लो या फार्मूला यूनिट्स बना लो। जब बन गए तो एक फार्मूला यूनिट में 9 ऑक्सीजन के एटम, इतने फार्मूला यूनिट्स में कितने होंगे, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डी पार्ट। मास इन किलोग्राम हमने फाइंड करना है, SO2 का किलोग्राम के अंदर मास फाइंड करना है। मॉलिक्यूल्स उसने दे रखे हैं, यानी पार्टिकल्स दे रखे हैं, मतलब पार्टिकल से हमने मास बनाना है। एवोगैड्रोस नंबर, जब भी हम पार्टिकल्स की बात करेंगे तो इसका मतलब एवोगैड्रोस नंबर का इस्तेमाल हो रहा है। तो फार्मूला क्या होता है पार्टिकल्स का, पार्टिकल्स ऑफ SO2 या मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2, मास ऑफ SO2 ओवर मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, ये हमने मालूम करना है मास SO2 का। मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, कितने हैं, 2.6 10⁻20। मास हमने मालूम करना है तो इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, मास ऑफ SO2। मोलर मास फार्मूला से खुद बना लो, S32 होता है, ऑक्सीजन के 2 है तो ये भी 3264 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 6.02 10⁻23। सॉल्व कर लो, मास ऑफ SO2 इज़ इक्वल टू, उधर ले जाओ, मल्टीप्लाई 2.6 10⁻20 मल्टीप्लाइड बाय 64, ये डिवाइड हो जाएगा 6.02 10⁻23। तो इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आएगा वो यहाँ ग्राम यूनिट्स के अंदर इसका आंसर आ जाएगा। जो फर्स्ट आंसर आएगा वो ग्राम यूनिट्स के अंदर आएगा। अभी देख लेते हैं कितना ये बनता है। ये बनता है जी 2.76 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻2, 2.76 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 ग्राम।
हमने किलोग्राम में मालूम करना है। ग्राम को किलोग्राम में लेके जाना है तो इसको 1000 से डिवाइड कर दो। जब इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो ये यूनिट चेंज हो जाएंगे। किलोग्राम के अंदर इसको 1000 से डिवाइड करो तो ये पावर हो जाएगी 2.76 10⁻⁻⁵, क्योंकि हमें पता है 1000 क्या होता है 10⁻3। जब इस 3 को ऊपर लेके जाओगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, -2 और -3 कितनी पावर हो जाएगी -5। तो ये किलोग्राम में इतना आंसर आ जाएगा इसका। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। चले जी, लास्ट 2 पार्ट्स हैं ई और एफ जो मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। इसके बाद 3 पार्ट्स और हैं, वो आपने खुद से ट्राई करनी है, उनको खुद से सॉल्व करके देखना है। इसके बाद ई पार्ट है, मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम हमने फाइंड करने हैं। मास उसने एक पूरे मॉलिक्यूल का दे रखा है, पूरे कंपाउंड का उसने मास दे रखा है। बात वही है, अगर हमें किसी तरीके से ये पता चल जाए कि इस कंपाउंड के मोल्स कितने हैं, इतने मास के अंदर इस कंपाउंड के कितने मोल्स हैं, तो हम इजीली सिर्फ क्लोरीन के मोल्स बता सकते हैं उसमें। क्योंकि अगर 1 मोल इसका हो C2H4Cl2, 1 मोल अगर इसका हो तो इसमें 2 मोल क्लोरीन है। ये हमें यहाँ से नज़र आ रहा है। अगर इतने मास के हमें मोल्स पता चल जाए तो हम बता सकते हैं कि उतने मोल्स के अंदर कितने क्लोरीन के मोल होंगे। तो मोल्स निकाल लो, कौन सा मुश्किल है। फार्मूला है गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है इस मॉलिक्यूल का, इतना लिख लो। मोलर मास कितना है बना लो, 99। डिवाइड करो, ये हमारे पास मोल्स आ गए इस पूरे मॉलिक्यूल के, पूरे कंपाउंड के। अब इतने मोल्स में हमने बताना है कि क्लोरीन के कितने होंगे मोल्स। तो कंपेयर कर लो C2H4Cl2 कंपेयर्ड विद क्लोरीन मोल्स। क्लोरीन के मोल्स के साथ कंपेयर कर लो। 1 मोल इसका होगा तो इसमें 2 मोल क्लोरीन है। अगर इसके इतने मोल हों 8.303 10⁻⁻³ तो कितना क्लोरीन होगा, 2 से डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 × 8.303 10⁻⁻3, इसको सॉल्व कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा, क्लोरीन के मोल्स आ जाएंगे। एफ पार्ट, मास इन ग्राम्स हमने मालूम करना है, मोल्स दे रखे हैं उसने, यानी मोल्स से हमने मास की तरफ जाना है। तो मोल्स वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। मोल्स का फार्मूला क्या होता है, मोल्स मास ओवर मोलर मास। तो मोल्स उसने दे रखे हैं कितने हैं 5.136, पुट कर दिए। मास हमने मालूम करना है, मास वैसे ही लिख लिया। मोलर मास आप फार्मूला से बना लोगे, ये बनेगा 275.74 ग्राम पर मोल। इसको उधर ले जाओ तो ये आ जाएगा मास ऑफ Ag2CO3। इसलिए जल्दी जल्दी सॉल्व करवा रहा हूँ क्योंकि पहले हम काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं, अब तक आपको समझ आ जाना चाहिए। इसको उधर ले जाओ, 5.136 × 275.74, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हमारे पास ग्राम के अंदर इसका आंसर आ जाएगा। 3 पार्ट्स और हैं, वो आपने खुद सॉल्व कर लेने, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। उम्मीद है कि जो मैंने आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश की है, जो बातें मैंने आपको बताने की कोशिश की है, वो आपको समझ में आ गई होंगी अच्छे से। अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि वो भी यहाँ से हेल्प ले सकें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।